स्टूडेंट्स, आज से हम सीए इंटरमीडिएट मई और जून 24 के लिए कॉरपोरेट एंड अदर लॉ की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें लिए सभी सेक्शन की समरी को हम रिपीट करने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन आता है, वो है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के बारे में। सो कंपनी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो कंपनी को बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमें बताया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए और कंपनी का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। सो किसी भी कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम मेंबर ओपीसी में 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए। अगर कोई बंदा ओपीसी यानी कि 1% कंपनी बना रहा है तो उसके लिए उसको 1% की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो उसके 2% की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो उसे मिनिमम 7 मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बंदा अगर कंपनी बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बोलता है कि अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7 और ओपीसी में 1% होता है और किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 3A, जो उसी से रिलेटेड है। सेक्शन 3 है हमें ये बताता है कि इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिड्यूस्ड बिलो। हमने ऊपर क्राइटेरिया देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7 और ओपीसी में 1% होना चाहिए। तो सेक्शन 3 है हमें ये बता रहा है कि अगर उस लिमिट से नीचे अगर कंपनी में बंदे चले जाए और कंपनी 6 मंथ से भी ज़्यादा बिजनेस कर रही है और 6 मंथ ख़त्म होने के बाद अगर कोई भी डेट या लायबिलिटी कंपनी इंकर करती है तो उसके लिए सारे मेंबर्स पर्सनली लायबल होते हैं। If the number of members are reduced below 2 in case of private companies, 7 in case of public companies, and the companies carries on business for more than 6 months with reduced number of members, then any debt formed after that 6 month, remaining members who are cognizant of this fact will be severally liable. So ये सेक्शन सिंपली ऐसा बोलता है कि अगर कंपनी में दर्शाई गई लिमिट यानी कि ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7, अगर इस लिमिट से कम बंदे हो गए कंपनी में, फिर भी कंपनी बिजनेस किए जा रही है और 6 मंथ तक कंपनी ने नया मेंबर को ऐड नहीं किया, तो अगर 6 मंथ्स के बाद अगर कोई डेट इंकर होती है तो उसके लिए सारे मेंबर जो इस फैक्ट्स को जानते थे कि कंपनी में रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ काम कर रही है, तो सारे मेंबर्स हु आर कॉग्निजेंट का मतलब होता है हु आर अवेयर, हु इज़ अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सो सारे मेंबर्स हु इज़ अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स आर सेवरली मीन्स पर्सनली लायबल। तो सेक्शन 3A मेंबर्स आर पर्सनली लायबल से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लो कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जो एक पब्लिक कंपनी है। हमने सेक्शन 3 में देखा कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7। सो ABC लिमिटेड 7 नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो गई, जिसके मेंबर थे बालू भैया के पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी बहन, मैक्स बालू और प्रो बालू। ऐसे करके टोटल 7 मेंबर्स थे इस कंपनी में। अब एक बार क्या हुआ, मैक्स बालू दूसरे देश में शादी करके चला गया और प्रो बालू का एक्सीडेंट के कारण मौत हो गया। तो अब कंपनी में 5 मेंबर है, टोटल 6 है, पर एक मेंबर अभी फ़िलहाल कंपनी में मौजूद नहीं है। तो फिलहाल कंपनी में 6 मेंबर अवेलेबल है। एक मेंबर जिसकी डेथ हो गई है वो मेंबर कंपनी से चला गया है। सो कंपनी में फ़िलहाल 6 मेंबर्स है। मान लो आज डेट हुई है 1 जनवरी 2023। अब अगर कंपनी 1 जुलाई 2023 यानी कि 6 मंथ के विदिन कोई नया मेंबर ऐड ना करे और फिर भी कंपनी को चलाया जाए तो 1 जुलाई 2023 के बाद
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जाम्पल लाला कंपनी के साथ फर्नीचर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 लाख रुपये का, तो अगर कल चल के कंपनी के मेंबर्स लाला कंपनी को फर्नीचर के पैसे नहीं चुका दे और कोई भी डेट इंकर होती है, तो जितने भी मेंबर्स उस फैक्ट्स के अवेयर थे कि मेंबर्स रिड्यूस है फिर भी कंपनी चली जा रही है, वो सारे पर्सनली लायबल होंगे। अगर कंपनी 6 मंथ्स के विदिन ही मेंबर्स ऐड कर दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लॉ के मुताबिक ही चल रही है। पर अगर 6 मंथ के बाद भी अगर वो मेंबर्स को ऐड ना करे और 1 जुलाई के बाद कोई भी डेट इंकर होती है तो जितने भी मेंबर्स पर्सनली लायबल होंगे। अगर 6 मंथ तक कोई भी डेट इंकर होती है तो कंपनी ही लायबल होगी। अगर 6 मंथ्स के बाद कोई डेट इंकर होती है तो कंपनी लायबल नहीं होगी। सो सारे मेंबर्स हु आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, हमारे केस में मैक्स भालू को तो दूसरे देश में शादी करके चला गया, तो उसे तो पता ही नहीं कि प्रो भालू की डेथ हो गई है और वो ये भी नहीं जानता कि कंपनी रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ काम कर रही है। सो मैक्स भालू को कोई भी लायबिलिटी पे करनी नहीं होगी। बाकी के जो 5 मेंबर्स है हु आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उनको उनकी शेयर होल्डिंग के रेशियो में सारी लायबिलिटी पे करनी होगी। जितने भी मेंबर्स है उनकी कंपनी में जितनी भी शेयर होल्डिंग है उस हिस्से में ऑल द मेंबर्स आर पर्सनली लायबल। मिस्टर लाला कंपनी किसी भी एक जन से सारी डेट वसूल नहीं कर पाएगी, उसको सारे मेंबर से इक्वली अमाउंट लेनी पड़ेगी। सो आज हमने जो भी सीखा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहला देखा सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो किसी भी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट होती है। ओपीसी में 1% की, प्राइवेट कंपनी में 2% की और पब्लिक कंपनी में 7% की। किसी भी कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद देखा हमने सेक्शन 3A। सेक्शन 3A ऐसा बोलता है कि जो भी कंपनी की लिमिट बताई गई है लॉ में, उससे अगर रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स से कंपनी मोर देन 6 मंथ्स के लिए काम करती है और आफ्टर दैट 6 मंथ जो भी डेट इंकर होती है उसके लिए ऑल द मेंबर्स हु आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट विल बी सेवरली लायबल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 2 सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।